हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल लैब। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कॉमर्शियल अर्थमेटिक का सेकंड टर्म का सेट 3 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का डेट शीट आ चुका है एग्जाम का। तो कॉमर्शियल अर्थमेटिक का जो एग्ज़ाम होगा आपका वो 27 को होगा। तो मैंने डेट शीट को देखा, मुझे डेट शीट ठीक ही लगा। हर एग्ज़ाम के लिए आपको 1-2 दिन का टाइमिंग तो आपको मिला है, तो डेट शीट ठीक था। लेकिन जो टाइमिंग था उसमें हमको थोड़ा सा अंतर लगा। आपकी जो डेट शीट में जो टाइमिंग दिया हुआ है वो 1 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग है, और जो हम लोग को मॉडल सेट मिला था उसमें 1 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग था। तो टाइमिंग में थोड़ा अंतर था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टाइमिंग हम लोग को बहुत कम मिल रहा है। मेरे ख्याल से वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने भी इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी किया है ना, 19 क्वेश्चन को पूरा 1 घंटे में सॉल्व किया है। तो आपको तो सिर्फ 13 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कम टाइम मिला है, आप लोग को इनफ टाइम मिला है। आप ये सब क्वेश्चन को 40 to 45 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ तो ग्रुप ए में आप लोग का 7 क्वेश्चन आएगा और 7 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। आप 5 क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा, जब आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा उस टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि इन 7 में से मुझे कौन सा 5 करना है, सेक्शन बी में 7 में से कौन सा 5 करना है, सेक्शन सी में से कौन सा 5 में से कौन सा 3 करना है। ये आपको उस टाइम डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने के बाद आप लोग तुरंत उसको आंसर कर सकते हैं। अब 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम लग सकता है। बाकी इसके बाद जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है उसमें 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 मिनट इनफ है ना 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टाइमिंग कम मिला है, टाइमिंग आपको ठीक मिला है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट के लिए वैसा है या फिर किसी एक कॉलेज के लिए वैसा है। सब कॉलेज में बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा और सब स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम देंगे 1 घंटे में। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई चैलेंज मिला है तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसको करिए, ठीक है। तो ठीक है, ये तो रहा टाइमिंग का बात, ठीक है। तो बस कोशिश ये करिएगा कि हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ताकि आप क्वेश्चन देखिए और ये समझ जाए कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेट 3 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सेट 3 में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है। इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 750, अगर किसी सामान का जो प्राइस है वो 750 है एंड द सेल प्राइस इज 1000 और उसको 1000 रुपये में बेच दिया जाता है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो हम लोग को बताना है। क्वेश्चन देखने से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ होगा। 750 में हम लोगों ने खरीदा और 1000 में हम लोग ने बेच दिया, तो हम लोग को प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। सेल्स प्राइस कितना है 1000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 750, माइनस करेंगे तो आएगा 250, ठीक है। इतना हम लोग क्या हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 250, तो लिखेंगे 250 और कॉस्ट प्राइस कितना है 750 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट और 75 और इसको काट देते हैं हम लोग 5 के टेबल से, तो ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 15 बार में, और इसको काटते हैं इससे तो ये कट जाएगा 5 के टेबल से, ये कटेगा 50 बार में और ये कटेगा 3 बार में। बचा कितना 50 और 2 50 2 100 और नीचे में 3, इसको काट के आएगा 33 1/3, ठीक है। चाहे तो इसको आप 33 1/3 परसेंटेज भी लिख सकते हैं और चाहे तो 33.33 परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर आपका सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है, ए पीस ऑफ लैंड इज सोल्ड फॉर ₹1,20,000। एक जमीन था जिसको बेचा गया 1,20,000 में बाय ए ब्रोकर, ब्रोकर के द्वारा। बाय द ब्रोकर इज अलाउड ब्रोकरेज एट 5%, और ब्रोकर ने कहा कि मैं 5% ब्रोकरेज लूंगा अपना। फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय सेलर एंड द ब्रोकर। तो हम लोग को बताना है कि सेलर को कितना मिला होगा और ब्रोकर को कितना मिला होगा, ये हम लोग को क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन बनाना। तो 2 का सॉल्यूशन,
देखिए ब्रोकर को कितना मिलेगा, तो इसमें काम करते हैं 5% ऑफ 1,20,000, ठीक है। ब्रोकर को इतना मिलेगा 1,20,000 का 5%, तो ठीक है इसको निकालते हैं 5/100 इंटू 1,20,000। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6,000, ठीक है। तो ₹6,000। तो ब्रोकर को कितना मिलेगा, ब्रोकर को मिलेगा 6,000 रुपीज़। और सेलर को कितना मिलेगा, सेलर को मिलेगा, देखिए 1,20,000 में से ब्रोकर ले लिया 6,000 रुपये, तो बाकी जो बच गया वो सेलर, तो 1,14,000 रुपये सेलर को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है देयर आर 54 बॉयज एंड 36 गर्ल्स इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम में 54 बॉयज है और 36 गर्ल्स है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है वो बताना है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम लोग इसमें लिख लेते हैं। नंबर्स ऑफ बॉयज कितने हैं 54 और नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हैं 36, ठीक है। और टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 54 प्लस 36, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 90। तो क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है 90 स्टूडेंट है, ठीक है। हम लोग क्या बताना है कि लड़की कितनी है, लड़कियां कितनी हैं उसका परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल इज इक्वल टू, तो लड़कियां कितनी है उसको ऊपर लिखेंगे तो 36 गर्ल्स है और नीचे में टोटल्स लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोगों को गर्ल्स का पूछा है तो हम लोग ऊपर में गर्ल्स का लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में बॉयज का पूछा होता तो ऊपर में बॉयज का लिखते और नीचे में टोटल जो होता है उसको लिखा जाता है। तो नीचे में टोटल क्या है 90, ठीक है, इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो इसको ये काट किए और इसको ये 4 बार में 4 इंटू 10 40, मतलब 40% गर्ल्स है और 60% बॉयज है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट ऑफ 2000 गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 480 इन 6 ईयर। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, बाकी जो कुछ चीजें हैं वो गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I = PR/T/100, ये फॉर्मूला होता है। हम लोग को सब कुछ दिया हुआ है लेकिन R नहीं दिया हुआ है, तो R को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और बाकी को इधर ले जाते हैं। तो जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा इस तरफ, और जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा I × 100/P/T, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, सिर्फ R, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोग को पूछा है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग को गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑफ 480 का इंटरेस्ट मिलता है, तो 480 × 100, और P कितना है, P भी गिवन है हम लोग को कितना 2000, ठीक है। 2000 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 6 ईयर, तो यहाँ पर 6 = R, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 जीरो से ऊपर के 1 2 3 जीरो कट हो गए, और 6 के टेबल से किसको काट दें, इसको काटते हैं। 6 के टेबल से इसको काटते हैं तो ये 8 बार में कट जाएगा, और 2 के टेबल से 8 को काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, ठीक है। तो क्या आया हम लोग का 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 4%। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। देखिए ये ना एक सिंपल सा एक ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, और क्वेश्चन में इसी से कभी आपको इंटरेस्ट पूछ सकता है, कभी आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, कभी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकता है, और कभी आपसे टाइम भी पूछ सकता है। तो इसी फॉर्मूला से आपका सब बन जाएगा, आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, ए सिल्क साड़ी इज सोल्ड फॉर 9000। एक सिल्क का साड़ी है जिसको बेचा गया 9000 रुपीज़ में, हुज लिस्ट प्राइस इज 10000, जिसका लिस्ट प्राइस जो था वो 10000 था। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो हम लोग को बताना है कि रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा, मतलब इसमें भी R हम लोग को पूछा है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर किसका है 5 का है ना, तो 5 का
ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं, अगर हम लोग को डिस्काउंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस, जितने का प्राइस होता है लिस्ट प्राइस इनटू रेट बाय 100, ये चीज़ करते हैं, है ना। अब हम लोग को डिस्काउंट तो नहीं निकालना है, हम लोग क्या निकालना है, ये चीज़, ठीक है। हम लोग को रेट निकालना है, तो क्या करेंगे, बाकी सबको उस तरफ भेज देंगे। अब जैसे कि मैंने बताया है कि जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डिस्काउंट बाय लिस्ट प्राइस इनटू, और जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, सॉरी, रेट, जो कि हम लोग के क्वेश्चन में पूछा है वो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप याद करिए, उससे आप बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब जितना बन सकता है उतना आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग को डिस्काउंट दिया हुआ है क्या, अभी आप ये देखिए कि इस साड़ी को 9,000 रुपये में बेचा गया, लेकिन जबकि इसमें MRP 10,000 था, तो इसमें डिस्काउंट कितना हुआ, 1,000 का। तो 1,000 का इसमें डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट की जगह पर आप 1,000 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, और लिस्ट प्राइस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रेट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 4 0 से 4 0 ऊपर वाले भी कट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 बचा कितना, 10, तो इसका मतलब 10%, ठीक है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, 10%, मतलब हम लोग को साड़ी पे 10% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस 4/5 इंटू परसेंटेज। देखिए ये तो फ्रैक्शन में है, 4/5 में है, तो इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, सिंपल सा है। तो 6 नंबर का कैसे सॉल्व करेंगे, 4/5 इंटू 100, ठीक है। कट करेंगे तो ये कटेगा 20 बार में, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। तो ये हो गया 80% और ये हो गया आंसर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, इजी था, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी यहीं पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, फाइंड इंटरेस्ट वेयर प्रिंसिपल इज 6,500 एंड अमाउंट इज 7,800। हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको इसका फॉर्मूला पता है कि अगर अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता है फॉर्मूला। अमाउंट में दोनों चीज जुड़ा होता है, प्रिंसिपल भी जो हम लोग का शुरू में था और उसमें इंटरेस्ट भी, दोनों चीज को मिला के हम लोग का अमाउंट बनता है, ठीक है। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट के वीडियोस में मैंने अच्छी तरह से ये चीज़ को समझाया हुआ भी है। तो हम लोग को इसमें से क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इस चीज़ को, बाकी चीज़ को तो इस तरफ भेज देते हैं। तो P इस तरफ प्लस में है, इस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस P इज इक्वल टू I। A क्या है, A है 7,800 और P कितना है, P है 6,500, ठीक है, इज इक्वल टू I, ठीक है। तो 7,800 में से 6,500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 800 और 500 1300, तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या आया, 1300, वही क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था, तो ये निकल गया, ठीक है। तो सेक्शन ए का मतलब ग्रुप ए का हम लोग का पूरा क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए इसके बाद ग्रुप बी का मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग ग्रुप बी को सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप बी के क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग से पूछा गया है, ए मैन बाइज एन अलमीरा फॉर 3,100 एंड स्पेंड्स ओवरहेड ₹100। मतलब एक आदमी है जिसने एक अलमीरा को खरीदा है 3,100 रुपीज़ में और उस पर उसने खर्च किया है 100 रुपीज़। अभी 100 रुपीज़ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का, दुकान से लेके अपने घर तक लाने का जो खर्चा है वो 100 रुपीज़ को देना पड़ा होगा। एंड सेल्स इट फॉर 4,000, और उसके बाद उसने उस अलमारी को 4,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो हम लोग को बताना है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ और कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ वो हम लोग को बताना है, ठीक है, बताएंगे। तो इसमें क्या है ना, सॉल्यूशन किसका, 8 का सॉल्यूशन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा का जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 3,100 प्लस 100, ठीक है। अब ये इसमें 100 क्यों जुड़ा,
क्योंकि वो चीज़ अलमीरा की कॉस्ट प्राइस के साथ ही जोड़ेगा, क्योंकि हम लोग अकाउंट में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी मशीन है उस पर अगर कोई खर्चा हो रहा है तो हम लोग पूरा जोड़ के उस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग का जो अलमीरा का जो कॉस्ट होगा वो टोटल होगा 3200, ठीक है। दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपके क्वेश्चन में भी इस तरह से आए तो आपको उसको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हो चुका है कॉस्ट प्राइस अलमीरा का 3200 रुपीज़। और हम लोग उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा, देखिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग उसको पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो वो क्या है 4000 रुपीज़। तो अगर हम लोग को प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस है 4000 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 3200 रुपीज़, माइनस करेंगे तो आएगा 800 रुपीज़, मतलब 800 रुपीज़ का हम लोग को फायदा हो गया है। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना। अब प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 800 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा 3200 रुपीज़ इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 100 बार में 8 के टेबल से, और ये होगा 4 बार में, और अगर 4 को अगर मैं इससे काटूँ तो ये आएगा 25 बार में, तो ये हो गया इसका कितना 25%, ठीक है। तो मतलब हम लोग को अलमीरा बेचने पे 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ए शॉपकीपर अलाउस डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, व्हाट विल बी द इक्विटेबल डिस्काउंट। इक्विटेबल डिस्काउंट क्या होगा वो हम लोग को बताना है। एक शॉपकीपर है जो कि 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है। तो ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस बी किसी चीज़ का जो प्राइस है वो ₹100 है, ठीक है। अब इस चीज़ पर हम लोग को डिस्काउंट वो कितना देगा, वो हम लोग को डिस्काउंट देगा 20% डिस्काउंट देगा, 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो 100 का 20% कितना होगा 20 रुपीज़, तो इसमें 20 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आएगा 80 रुपीज़। अब इस 80 रुपीज़ में भी वो हम लोग को डिस्काउंट देगा कितना 10% का, तो माइनस करेंगे 10% डिस्काउंट। तो 80 का 10% कितना होगा 8 रुपीज़, तो 8 इसमें से वो माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 72 रुपीज़, ठीक है। अब इक्विटेबल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, इक्विटेबल डिस्काउंट इज इक्वल टू, देखिए पहले जो प्राइस था वो था 100 रुपीज़, अब कितना बचा 72, तो कितना का डिस्काउंट वो दिया है 28 होगा, हाँ 28 रुपीज़ का वो हम लोग को डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्विटेबल डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इजी था ये वाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, देयर आर 54% फीमेल इन अ सिटी, एक सिटी में 54% फीमेल है, इन द सिटी हैज़ 6670 मेल्स और 6670 मेल्स भी है उसी सिटी में, फाइंड द टोटल पॉपुलेशन, तो उस सिटी का पॉपुलेशन कितना होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो पूछा गया है तो उसको लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट टोटल पॉपुलेशन 100, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हम लोग मान लेते हैं कि 100 है, तो नंबर्स ऑफ मेल या नंबर्स ऑफ फीमेल पहले लिख लेते हैं, फीमेल्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ फीमेल हम लोग को दे रखा है 54%, तो 100 का 54% कितना होगा 54, है ना। और नंबर्स ऑफ मेल, तो नंबर्स ऑफ मेल्स कितने होंगे, अब टोटल पॉपुलेशन में से 54 फीमेल है तो मेल हुए 46, है ना। ये तो सिंपल सा बात है, 100 में से 54 माइनस करेंगे तो 46 आएगा, ये तो नॉर्मल है। अब हम लोग को जो चीज़ पूछा गया है वो पूछा गया था कि टोटल पॉपुलेशन कितना है। हम लोग मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन और नंबर्स ऑफ मेल, देखिए टोटल पॉपुलेशन जब 100 था, तो नंबर्स ऑफ मेल कितने थे, नंबर्स ऑफ मेल थे 46, है ना।
और हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है नंबर्स ऑफ मेल अगर इतने होंगे, कितने 6670 अगर होंगे तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगा वो हम लोग को बताना है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ का नहीं पता है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ पर, इसको ले जाएंगे नीचे, ठीक है, इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, ये हो जाएगा 100 इंटू 6670 बाय 46 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको चलिए इसको ना काटते हैं, ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो आएगा, अच्छा मैं इधर साइड में करता हूँ, ठीक है। 46 को 6670 से, तो ये 1 बार में 46 और फिर बचा 27, ये बचा 4 बार में, फिर 4 के बाद ये 20 और फिर 5 145, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 145। तो अगर 145 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14500 इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना होगा, 114,500 टोटल पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो ये रहा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए इसको पहले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है बाय व्हाट रेट परसेंट, मतलब शुरू के क्वेश्चन से ही हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग को रेट ऑफ परसेंट मतलब आर निकालना है। ए सम ऑफ 2250 विल अमाउंट टू 2520, मतलब कि एक सम है, एक अमाउंट है, मतलब ये है प्रिंसिपल, ये बन जाता है इतना इन 4 ईयर, इतने साल में। मतलब ये हुआ हम लोग का पी और ये पी हम लोग का बन जाता है 4 साल में इतना, मतलब ये हुआ अमाउंट। तो अगर हम लोग को पी दे रखा है, ए दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हम लोग इसको ये काम करते हैं, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है क्या होता है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हम लोग का इंटरेस्ट निकल जाता है। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट है 2520 और प्रिंसिपल है 2250। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 2520 और 2250। तो ये हुआ 0, ये हुआ 7, ये हुआ 270, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आया, 270। तो अगर हम लोग को इंटरेस्ट पता है तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला निकाल के और हम लोग आर निकाल लेंगे। तो आई इक्वल टू इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100, है ना। आई हम लोग को पता है 270, तो 270 लिख लेते हैं। पी हम लोग को पता है, पी कितना है 2250। हम लोग को आर नहीं पता है, वही तो हम लोग को निकालना है, तो आर को रहने देते हैं। और टाइम भी हम लोग को पता है कितना, 4 ईयर्स, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो आर को यहीं रहने देते हैं, बाकी को इस तरफ ले आएंगे। तो जो नीचे में 100 है वो ऊपर आ जाएगा और बाकी सब नीचे चला जाएगा। तो ये जगह 270 इंटू 100 बाय 2250 इंटू 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो एक 0 से एक 0 कट और 4 के टेबल से ये कट हो जाएगा 25 टाइम्स में, और ये 1 और इसको काट देंगे और इसको काट देंगे। मैं 25 के टेबल से काट देता हूँ, आप इसको 5 के टेबल से भी काट के कर सकते हैं। तो ये 1 बार में और ये जाएगा 9 बार में, और 9 से इसको काट देते हैं तो ये कटेगा 3 बार में। इसका मतलब ये आया 3%, क्योंकि हम लोग तो निकाल रहे थे आर ना, तो आर तो परसेंटेज में आएगा। तो 3% के हिसाब से 4 साल में ये प्रिंसिपल इतना बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का 11 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद और 3 क्वेश्चन और बाकी है ग्रुप बी वाले, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है ए फ्रूट सेलर गेट्स ए प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 30 मैंगोज बाय सेलिंग 150 मैंगोज। एक फ्रूट सेलर है जो कि 150 आम को बेच के 30 आम का फायदा कमाता है। व्हाट विल बी हिज परसेंटेज प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग लॉन्ग में लिखिएगा। सेलिंग प्राइस इसका है 150 मैंगोज, ठीक है, मैंगोज भी लिख देता हूँ मैं, मैंगोज। और प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 150 मैंगोज बेचने पे उसको 30 मैंगोज का फायदा हो रहा है, ठीक है।
और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। तो सेलिंग प्राइस 150 माइनस 30 ये निकला 120। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना 120 मैंगोज का। हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट हुआ है हम लोग को 30 मैंगोज का, कितने, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 120 मैंगोज का इनटू और 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट, 3 से ये कट हो जाएगा 4 बार में और 4 से ये कट हो जाएगा 25 बार में। तो इसका मतलब कितना निकला 25%। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन, मतलब सेम नहीं, थोड़ा सा अलग था, पर क्वेश्चन यही था सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 7 में। तो उसमें भी यही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया था। कॉस्ट प्राइस की जगह मैंने सेल्स प्राइस ले लिया था, तो आप उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन मतलब वही कुछ था कि 120 और ऊपर में 20 इंटू 100 मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया था, जबकि नीचे में 100 होना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करना था। तो 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, तो इसका आता 20%। ठीक है, तो सुधार लीजिएगा, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 में 20% होगा। ठीक है, ये चीज़ आप सॉल्व कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, इफ द टैक्स ऑन शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, अगर शुगर में, मतलब मान लेते हैं, चलो ऐसे करके मानते हैं कि शुगर का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे, देन हाउ मच कंजप्शन इन परसेंटेज बी रिड्यूस सो एज नॉट टू इंक्रीज द टोटल एक्सपेंस ऑफ ए मैन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है ना कि चीनी का जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया है, तो हम लोग अपने कंजप्शन में, मतलब अपने खपत में, अपने यूज़ में कितना का कमी लाए कि हम लोग को एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े। मतलब अगर हम लोग पास पहले 100 रुपीज़ था और 100 रुपीज़ में हम लोग जितना चीनी खरीदते थे उतना ही चीनी अभी भी हम लोग 100 रुपीज़ का ही चीनी खरीदेंगे, चाहे प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसमें ये तो है कि प्राइस बढ़ा है तो कंजप्शन को डिक्रीज होना पड़ेगा, हम लोग को जो यूज़ है उसका कंजप्शन है वो कम करना पड़ेगा। तो वही कितना कम करना पड़ेगा वो क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन किसका, 13 का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ शुगर का जो कॉस्ट है वो ₹1 पर केजी, 1 रुपये का 1 केजी आता है, ये हम लोग लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, और कंजप्शन ऑफ शुगर, और जो चीनी का जो खपत है वो मान लेते कि 100 है, 100 केजी, मान लेते कि 100 केजी है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑन कंजप्शन, तो अगर हम लोग 100 केजी चीनी खरीदेंगे तो कितना रुपये पड़ेगा, 100 रुपीज़ पड़ेगा, है ना, 100 रुपीज़ पड़ेगा। 1 केजी 1 रुपये में, तो 100 केजी कितना में आएगा, 100 रुपीज़ में, है ना। लेकिन पहले आता था 100 रुपीज़ में, लेकिन अब 25% बढ़ गया है, तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर 25% इंक्रीज हो गया है। तो 25, 100 का 25 क्या होगा, 100 का 25 होगा 25। ठीक है, तो प्राइस ऑफ शुगर, अब शुगर का जो प्राइस है वो कितना हो गया है, ₹100 प्लस 25, और ये हो गया है ₹125। ठीक है, तो पहले हम लोग 100 रुपये में जितना चीनी खरीदते थे, अब उसके लिए हम लोग को 125 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग तो 100 रुपये खर्च करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि इन 125 रुपीज़ 125 में आई गेट शुगर, हम लोग को कितना चीनी मिलेगा, 125 रुपये में हम लोग कितना चीनी मिलेगा, 100 केजी, तो मान लेते हैं 100 केजी चीनी मिला। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को इन ₹1, 1 रुपये में आई गेट शुगर, तो 125 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो 100/125 हो जाएगा, है ना, इतना मिलेगा 1 रुपये में। लेकिन हम लोग को कितना रुपये में चाहिए, सिर्फ 100 रुपये में, तो इन ₹100 आई गेट शुगर, हम लोग को चीनी कितना मिलेगा, 100/125 इंटू
कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो 100 से करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के टेबल से इसको काटते हैं तो ये कटेगा 20 बार में और ये कटेगा 25 बार में, और फिर इसको काटते हैं तो ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, फिर 5 से इसको काटते हैं ये कटेगा 20 बार में। तो 20 × 4 बचा, तो 20 × 4 कितना हो गया 80, ठीक है। तो अब हम लोग को 100 रुपये में सिर्फ 80 kg चीनी ही मिलेगा, ठीक है। तो डिक्रीज इन कंजप्शन में कितना डिक्रीज हो गया है। पहले हम लोग यूज़ करते थे 100 kg, लेकिन अब यूज़ कर रहे हैं 80 kg, तो 20 kg का हम लोग का डिक्रीज आ गया है। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू 20%। तो 20% का हम लोग को अपने कंजप्शन में डिक्रीज करना पड़ेगा अगर हम लोग को वही जो प्राइस था 100 रुपीज़ उसी को रखना है तो, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पर, जैसे कि इतना सारा यहाँ पर हुआ है तो हो सकता है कि कहीं किसी को दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं जो कि ग्रुप बी का लास्ट वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 40,000 आफ्टर 4 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट। हम लोग से पूछा है कि क्या अमाउंट हो जाएगा अगर प्रिंसिपल, अगर हम लोग पास अभी 40,000 रुपीज़ है और 4 साल के लिए हम लोग 10% के हिसाब से किसी को दिए हैं रुपए, तो वो हम लोग को 4 साल के बाद कितना रुपए वापस करेगा, ठीक है। मतलब हम लोग को अमाउंट निकालना है। तो ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग को जो चीज़ गिवन है उससे हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि पी प्रिंसिपल, ठीक है, आप लोग उसको पूरा लिखिएगा। प्रिंसिपल हम लोग को कितना दिया हुआ है, ₹40,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को कितना है 10%, तो 10%। टाइम कितना दिया हुआ है 4 ईयर्स, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है, पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता है PRT/100, तो PRT/100 इज इक्वल टू पी कितना है, पी है 40,000, तो 40,000 इंटू आर है 10%, तो 10/100 इंटू टाइम कितना है 4 ईयर, तो 4 ईयर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट और 1 0 से 1 0 कट, बचा क्या 4,000 इंटू 4, ये हो जाएगा 16,000। तो हम लोग को इंटरेस्ट का मिला 16,000 रुपीज़। अब हम लोग को अमाउंट पूछा था ना, व्हाट विल बी द अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हम लोग को पता है कितना है 40,000, तो 40,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 56,000, ठीक है। तो इतना अमाउंट हो जाएगा 4 साल के बाद 10% के हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का। ग्रुप बी भी पूरा सॉल्व हो चुका है, अब सिर्फ ग्रुप सी बाकी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए ग्रुप सी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ग्रुप सी में आप लोग के 5 क्वेश्चंस आएगा और 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई सा भी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ए मर्चेंट मिक्सेस 40 kg ऑफ सुपीरियर टी इन 60 kg ऑफ इंफीरियर टी। सुपीरियर टी का मतलब होता है अच्छा क्वालिटी वाला चाय और इंफीरियर टी मतलब नॉर्मल वाला चाय, ठीक है। तो 40 kg और 60 kg दोनों को मिलाया जाता है। द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹20 पर kg, और उन दोनों के मिक्सचर को मिलाकर और 20 रुपये पर kg बेचा जाता है। एंड ही मेक्स ए प्रॉफिट, और इस चीज़ पे वो प्रॉफिट कमाता है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे 25% प्रॉफिट कमाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ टी। दोनों जो टी है सुपीरियर टी और इंफीरियर टी, दोनों का हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता लगाना है। इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ₹2 इन देयर प्राइस, और उन दोनों की प्राइस में डिफरेंस है। जो सुपीरियर वाला अच्छा वाला जो टी है वो 2 रुपये महंगा है इंफीरियर टी से, मतलब जो नॉर्मल टी है उससे 2 रुपये महंगा है, ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि पहले क्वांटिटी ऑफ सुपीरियर टी, इसका क्वांटिटी कितना है, सुपीरियर टी है 40 kg, तो 40 kg
ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर टी, तो इसका क्वांटिटी कितना है 60 kg, ठीक है, तो 60 kg। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर अगर दोनों को मिलाया जाए तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दोनों को मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 40 + 60, दोनों को मिलाया गया तो 40 + 60 100 kg, तो दोनों को मिला के हो गया है 100 kg, ठीक है। तो अब सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया हुआ है ऑफ मिक्सचर, अगर मिक्सचर को मिक्स करके अगर बेचा जाए तो वो कितना रुपए में बिकता है 20 रुपीज़ पर केजी, 20 रुपये पर केजी पे, तो 20 रुपीज़ पर केजी मतलब 1 केजी का 20 रुपये, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कर देते हैं, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर मतलब हम लोग पास जितना भी मिक्सचर है उस सब को अगर बेचा जाए तो हम लोग पास कितना मिक्सचर है 100 kg, 100 kg को अगर बेचा जाए तो कितना रुपये होगा, तो 1 kg का 20 रुपीज़ है, तो 100 kg का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपीज़, ठीक है। इतने में हम लोग अपना जो 100 kg मिक्सचर है उसको बेचेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है कि 25% प्रॉफिट कमाया है कॉस्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस कितना 25%, ठीक है। इसका हम लोग को निकालना है, हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग को दे रखा है सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस से हम लोग को कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का कितना होगा, देखिए 2000 इंटू 100/125, ठीक है, तो ये निकालने का। अब ये 125 यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। अगर सेलिंग प्राइस निकालना होता तो हम लोग ऊपर में करते हैं ना 25/100, है ना, तो वो हुआ कि सेलिंग प्राइस पे, लेकिन अभी हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं तो इसी चीज़ को उल्टा कर देते हैं। लेकिन इसके साथ में हम लोग जैसे कि होता है ना कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना, इस तरह का होता है ना, तो वही चीज़ इसीलिए हम लोग इसमें 100 ऐड कर दिए, मतलब इस चीज़ में हम लोग का कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको काटते हैं इससे 25 के टेबल से, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 400, तो 400 इंटू 4 1600, ठीक है। तो मतलब हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो पड़ा 1600 और जो हम लोग सेल कर रहे हैं उसको वो हो रहा है 2000 में। अब देखिए अगर आप इसका 1600 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 400 होगा, तो 1600 में 400 जोड़िएगा तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, है ना। तो बस ये वाला जो फॉर्मूला था ना ये एक्चुअली फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आपको इस तरह से करना है, अगर यहाँ पर 30% होता तो यहाँ पर 130 हो जाता, अगर 40% होता तो यहाँ पर 140 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस निकल चुका है, ठीक है, इतना है। और उसके बाद फिर सुपीरियर टी इज ₹2 मोर देन इंफीरियर टी, ठीक है। जो हम लोग को जो सुपीरियर टी है, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना कि जो सुपीरियर टी है वो 2 रुपये महंगा है इंफीरियर टी से, तो हम लोग का जो ये सुपीरियर टी है वो कितना है 40 है, और 40 2 रुपये महंगा मतलब 80 रुपीज़, तो टोटल डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ बोथ, दोनों के कॉस्ट प्राइस में कितना का डिफरेंस हो जाएगा कि सुपीरियर टी और इंफीरियर टी में कितना का डिफरेंस होगा, 2 रुपये ज़्यादा है इंफीरियर टी से सुपीरियर टी, तो 40 kg, तो 40 kg इंटू 280, तो मतलब पहले ये 1600 रुपये में बिक रहा था, अब 80 रुपये अगर कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1520, ठीक है। तो इतना का मतलब 80 का डिफरेंस होगा, और जो नया कॉस्ट आएगा वो आएगा 1520, ठीक है। तो ये रहा, तो अब तो ज़्यादा जगह बचा नहीं है, तो मैं आप एक काम करिए, आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाता हूँ और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए।
हाँ, तो अब हम लोग का क्या, देखिए ये हम लोग का निकल चुका है कि कितना का डिफरेंस होगा, ये निकल चुका है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg इज 1520। ठीक है, हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है 100 kg का इतना पड़ा, तो 1 kg का कितना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये निकलेगा 1520 बाई 100। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 15.20, मतलब 15 रुपये और 20 पैसा। ठीक है, ये आया। तो ये तो है किसका, इंफीरियर गुड का, टी का। ठीक है, हम लोग को किसका निकालना है, दोनों का निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सुपीरियर टी। ठीक है, तो सुपीरियर टी का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से 15.20 में 2 रुपये ऐड करेंगे, क्योंकि इंफीरियर टी से 2 रुपये महंगा था, तो ये हो जाएगा 17.20, मतलब 2 रुपये 17 रुपये 20 पैसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, 2 शॉपकीपर्स सेल्स द सेम गुड्स एट सेम लिस्ट प्राइस। 2 शॉपकीपर है जो कि सेम गुड्स को बेचते हैं सेम लिस्ट ऑफ प्राइस में। ठीक है, फर्स्ट शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट 25% एंड 15%। पहला शॉपकीपर जो है वो डिस्काउंट देता है, पहले तो 25% का देता है और उसके बाद 15% का भी डिस्काउंट देता है। एंड द सेकेंड वन गिव्स डिस्काउंट, और जो दूसरा वाला शॉपकीपर है वो डिस्काउंट देता है, पहले तो 10% का देता है, उसके बाद 30% का देता है। व्हाट इज द मोर प्रॉफिटेबल फॉर बायर, तो बायर के लिए कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ये हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, मतलब किससे वो खरीदे, शॉपकीपर 1 से खरीदे कि 2 से खरीदे। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट द लिस्ट प्राइस बी ₹100। ठीक है, मान लेते हैं जो लिस्ट प्राइस है वो 100 है। फर्स्ट शॉपकीपर फर्स्ट शॉपकीपर के लिए हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट शॉपकीपर। ठीक है, वो कैसे दे रहा है, मानते लिस्ट प्राइस जो है वो है ₹100। अब 100 पे वो पहले कितना देता है, पहले देता है वो 25% का, तो माइनस करेंगे डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, तो 25% 100 का कितना होगा, 25 रुपीज़। तो इसमें से 25 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 75 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद फिर से वो डिस्काउंट देता है कितना, 15%, तो यहाँ पर फिर से माइनस करेंगे 15% डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 75 का 15%। चलो निकालते हैं, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। 75 × 15/100 सॉल्व करेंगे इसको, तो 75 को 15 से करते हैं, 75 को 15 से, तो ये हो जाएगा 37 × 5 7 5 2 1 11, तो ये आया 11, और यहाँ तो 2 0 था वो कटा, तो मतलब 11.25। ठीक है, इसका 15% इतना आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 75 में से अगर 11.25 माइनस करेंगे तो ये आएगा 75, 4 में से बन गया 3 और 7 में से बन गया तो 63.75। ठीक है, इतना आया। तो वो टोटल डिस्काउंट कितना दिया, इसको टोटल डिस्काउंट कितना मिला उसको मिला, पहले 100 रुपीज़ वो ले रहा था लिस्ट प्राइस, उसमें से वो 63 रुपीज़ ही ले रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 36.25। ठीक है, 36.25 का वो डिस्काउंट दे रहा है, इतना रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है। कौन, फर्स्ट शॉपकीपर। सेकंड शॉपकीपर का भी सेम इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ ना, फर्स्ट शॉपकीपर का आपको ना ये पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 36.25, इसके बाद का लिखने के लिए मैं यहाँ पर ना मिटा लेता हूँ, ठीक, जगह नहीं है। हाँ, तो चलिए ये था फर्स्ट शॉपकीपर इतना डिस्काउंट दे रहा था। सेकंड शॉपकीपर कितना देगा, सेकंड शॉपकीपर
उसके लिए भी जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस वो कितना होगा ₹100। वो पहले डिस्काउंट कितना देता है 10% का, तो माइनस करेंगे 10% डिस्काउंट, तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। तो 10 अगर माइनस करेंगे तो आएगा ₹90। और उसके बाद वो कितना डिस्काउंट देता है 30%, तो फिर से माइनस करते हैं 30% डिस्काउंट, तो 30% डिस्काउंट दे रहा है फिर से, तो 90 का 30% होगा 27, तो इसमें से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 63, ठीक है, ₹63, ठीक है। तो ये टोटल डिस्काउंट कितना का दिया, टोटल डिस्काउंट ये दिया, पहले 100 था उसमें से 63 रुपये ही वो लिया, तो वो डिस्काउंट दिया है 37 रुपीज़ का, ठीक है, 37 रुपीज़ का वो डिस्काउंट दिया है। देखिए फर्स्ट वाला जो डिस्काउंट दे रहा था वो दे रहा था इतना, लेकिन सेकंड वाला दे रहा है इतना, तो कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। तो सेकंड शॉपकीपर पर इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड शॉपकीपर इज मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है द टोटल वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 सन्स इन सच अ वे दैट द फर्स्ट सन गेट 25% ऑफ द टोटल। देखिए इस क्वेश्चन को ना ऐसे करके समझ सकते हैं कि एक फादर है जो कि अपने बेटों में पैसे बांट रहे हैं। तो वो कैसे पैसे बांट रहे हैं कि जो पहला बेटा है उसको 25% पैसा मिल रहा है टोटल का, द सेकेंड सन गेट 40% ऑफ द रिमेनिंग, और जितना बच गया था उस बचे में से 40% सेकेंड सन को दिया गया है, और एंड द बैलेंस इज गिवन टू द थर्ड सन, और जो बाकी जितना बच गया वो तीसरे बेटे को दे दिया गया। इफ द थर्ड सन गेट ₹45,000, अगर तीसरे बेटे को 45,000 रुपीज़ मिला है, फाइंड द टोटल अमाउंट एंड द शेयर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सन। तो हम लोग को बताना है कि टोटल अमाउंट कितना था, पहले को कितना मिला और दूसरे को कितना मिला, ठीक है। तो ठीक है, इसको निकालते हैं कैसे, सॉल्यूशन किसका 17 का, ठीक है 17 का। तो मान लेते हैं लेट टोटल वेल्थ बी ₹100, ठीक है। मान लेते हैं कि जो टोटल वेल्थ है वो 100 रुपीज़ है, तो और क्या 25% गिवन टू फर्स्ट सन, तो 25% दिया गया है पहले बेटे को, तो 100 का 25 कितना हो जाएगा 25, तो इसमें से 25 दे दिया गया है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 75 रुपीज़, ठीक है। अब हम लोग के पास बचा है 75 रुपीज़, इतना रिमेनिंग बाकी है, हम लोग के पास इतना पैसा बाकी है। अब जितना बाकी है उसका, जैसे क्वेश्चन में लिखा है द सेकेंड सन गेट 40% ऑफ द रिमेनिंग, जितना बचा है उसका 40%, तो 40% गिवन टू सेकेंड सन, ठीक है। तो 75 का 40% कितना होगा, मैं इधर साइड में निकालता हूँ, ठीक है। 75 का 40%, 10 से 10 कट, और इसको कट 2 बार में, ये 15 बार में, ये 2 बार में 30, तो इसका निकला 30, ठीक है। 75 का 40% होगा 30 रुपीज़, तो इतना दे दिया गया, 30 रुपये दे दिया गया सेकेंड बेटे को। 75 में से 30 जाएगा तो बचेगा 45 रुपीज़, और ये 45 रुपीज़ किसको दे दिया गया है, रिमेनिंग, इतना रिमेनिंग बाकी है, और ये किसको दिया गया है, थर्ड सन को, तो थर्ड सन गेट ₹45, ठीक है, उसको 45 रुपीज़ दिया गया। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को कहा गया है कि थर्ड सन गेट कितना ₹45,000, ठीक है। अगर तीसरे बेटे को 45,000 मिला है,
तो टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 45,000 इंटू 100/45। ठीक है, देखो हम लोग को निकालना है 100, मतलब पूरा अमाउंट निकालना है, और जबकि ये जो 40 है 45 ये किसका निकला है, थर्ड बेटे का, तो हम लोग इसको अपोजिट कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसको ये चीज़ मैंने एक और इस टाइप का क्वेश्चन था उसमें भी मैंने ये चीज़ को बताया है कि ये क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1000, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट में से फर्स्ट को कितना मिला होगा, फर्स्ट सन गेट कितना, रुपीज़ 25, तो ये हो जाएगा 1 लाख का 25% निकालेंगे तो आएगा 25,000। ठीक है, इसी तरह से सेकंड सन का भी निकालेंगे तो सेकंड सन का कितना हो जाएगा, देखो सेकंड सन का कैसे निकालेंगे, 1 लाख में से पहले को मिल चुका है 25,000 और तीसरे को मिल चुका है 45,000, तो 1 लाख में से इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो जो मिला वो सेकंड सन को मिला होगा, तो उसको कितना मिला होगा, 30,000। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इजी था, कोई हार्ड तो नहीं था, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, शायद सेट 1 या सेट 2 में था, तो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। 2 क्वेश्चन और बाकी है ग्रुप सी में, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए 2 क्वेश्चन और बाकी है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग से पूछा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी ए मैन स्टार्ट डिपॉजिटिंग 600 रुपीज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। एक आदमी है जो कि जनवरी के शुरू मंथ से ही, मतलब 1 तारीख से ही वो 600 रुपये बैंक में जमा करने लगा है। फाइंड द टोटल बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर 6 मंथ, और हम लोग को बताना है कि उसका टोटल बैलेंस कितना होगा 6 महीने के बाद। इफ सिंपल इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, अगर 6% के हिसाब से हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है तो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे 18 नंबर का। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हम लोग का, वो कितना रुपए डिपॉजिट कर रहा है, वो 600 रुपीज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में वो 600 रुपये दे रहा है, और कब तक दे रहा है, 6 महीना तक। तो 600 इंटू 6, तो 6 महीने में कितना जमा करेगा, 3600, इतना रुपए वो 6 महीने में जमा किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, ये भी सही है। टाइम, यहाँ पे जो टाइम है ना वो हम लोग को एवरेज टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज टाइम कैसे लेते हैं, एवरेज टाइम लेना पड़ेगा। तो एवरेज टाइम हम लोग कैसे लेते हैं, देखिए हम लोग देखेंगे कि वो कब से जमा कर रहा है, क्योंकि देखो ये जो 600 रुपये है या फिर ये जो 3600 है, वो ये शुरू में तो नहीं दे दिया है, ये हर मंथ करके दे रहा है ना, इसीलिए एवरेज टाइम लग रहा है। अगर वो शुरू में ही दे देता ना तो हम लोग सिर्फ टाइम निकालते, एवरेज टाइम नहीं निकालते। ठीक है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि पहला डिपॉजिट जब वो किया होगा उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ होगा, तो पहला वो जमा किया होगा 1 जनवरी को, है ना, उसके बाद कितना मंथ बाकी है, 6 मंथ, तो पहले 6 मंथ बाकी है, और प्लस जब वो लास्ट डिपॉजिट किया होगा तो लास्ट डिपॉजिट को कब किया होगा, 1 जून को किया होगा लास्ट डिपॉजिट। तो 1 जून के बाद ये पूरा महीना बाकी है 30 जून तक, है ना, तो ये पूरा 1 महीना बाकी है, तो मतलब 1, और इसको करना पड़ता है बाई 2 से डिवाइड। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आएगा 7/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.5। ठीक है, तो हम लोग को टाइम की जगह पर क्या लेना है, 3.5। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे वाला। ठीक है, तो ये हम लोग का टाइम भी निकल गया। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। तो P कितना है 3600, R कितना है 6%, और टाइम कितना है, टाइम तो एवरेज टाइम है कितना 3.5/12। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 0 से 2 0 कट, और 6 से ये कट 2 बार में, और अगर इसका डेसिमल में हटाऊंगा तो नीचे में 1 0, मतलब ये 20 बन जाएगा, और इसको अगर काटेंगे तो ये 5 टेबल से 4 बार में, और ये 5 टेबल से 7 बार में, तो हम लोग का कितना आया 36
7/4, ठीक है, ये आया। 4 के टेबल से ये कट सकता है कितने बार में, 9 बार में। बचा क्या, 9 × 7, तो 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63। मतलब हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 63 रुपीज़, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना है कि पूरा जब ये 6 महीना खत्म हो जाएगा तो उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, तो इसका मतलब अमाउंट निकालना। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 3600 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट कितना है 63 रुपीज़। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3663, मतलब इतना रुपए उसके अकाउंट में 6 महीने के बाद होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना था। तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और 19 नंबर बाकी है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, ए फोटोग्राफर सेल्स फर्स्ट 6 कॉपीज ऑफ ए फोटो एट ₹60। एक फोटोग्राफर है जो कि फोटो को सेल करता है, 6 फोटो को वो बेचता है 60 रुपए में, एंड 12 कॉपीज एट 100, और 12 कॉपीज को बेचता है 100 रुपीज़ में, ठीक है। ऑन विच ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि वो प्रॉफिट कमाता है 6 फोटो को बेचने पर वो 20 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, और 12 फोटो बेचने पर वो 40 रुपये कमाता है, ठीक है। एट वॉट प्राइस ही शुड सेल 30 कॉपीज ऑफ फोटोज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज़। तो वो 30 फोटोज को कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 80 रुपये का प्रॉफिट भी हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए मैं सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मान लेते सेलिंग प्राइस ऑफ 6 फोटोज, 6 फोटोज का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹60, ठीक है। माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑन 6 फोटोज, 6 फोटोज के प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो 6 फोटो में कितना प्रॉफिट हो रहा था, दिया ही हुआ है कितना, 20 रुपीज़, यहाँ पे लिखा हुआ 20 रुपीज़। तो इसका मतलब 20 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ₹40, ठीक है। तो ये क्या निकला इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 फोटोज, 6 फोटोज का कॉस्ट प्राइस इतना निकला, ठीक है। उसके बाद फिर से सेलिंग प्राइस ऑफ 12 फोटोज, 12 फोटोज को वो कितने में बेचता है, ₹100, ठीक है। और इसमें से भी माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन 12 फोटोज, इसमें से भी जो 12 फोटोज का जो प्रॉफिट था उसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना था इसमें 40 रुपीज़, तो इसमें 40 माइनस करेंगे तो आएगा ₹60, ठीक है। इतना ये निकला इसका कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 फोटोज। तो ये 12 फोटो पे इतना पड़ा, ठीक है। तो फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ एडिशनल फोटोज, एडिशनल फोटोज पे कितना पड़ रहा है, देखो 6 फोटो पे पड़ा 40 रुपये कॉस्ट, 12 फोटो पे कॉस्ट कितना पड़ा 60 रुपये, तो मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा है। शुरू के 6 फोटो पे हम लोग को 40 रुपये पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम लोग का 20 रुपये बढ़ा तो हम लोग 6 कॉपी एक्स्ट्रा दे दिए, है ना। तो कितना, इसको करेंगे 60 माइनस 40, तो ये आएगा ₹20। मतलब अगर एडिशनल 6 फोटोज हम लोग को निकलवाना है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग का लग जाता है, कॉस्ट हम लोग का एक्स्ट्रा लग जाता है, ठीक है। तो ये था इसका, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 30 फोटोज़, अगर 30 फोटोज़ का हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले वाला जो 6 फोटोज़ है वो, तो फर्स्ट 6 फोटो जब निकालते हैं 6 फोटोज़, ठीक है, उसका प्लस उसके बाद 6 फोटो के बाद कितना फोटो 24, तो 6 + 6 + 6 + 6 है ना, ये हुआ, तो ये प्लस है, ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई में समझ लीजिएगा। तो इसमें कितना लगता है, हर कॉस्ट ऑन एडिशनल फोटो कितना लगता है 20 रुपये, इसमें भी 20 रुपये, इसमें भी 20 रुपये लगेगा, इसमें भी 20 रुपये लगेगा, लेकिन जो शुरू वाला जो 6 कॉपी था ना उसमें 40 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग करें, ये इसका तो 40 रुपीज़ चलो मान लिए, इसका कितना हो जाएगा, एडिशनल 24 फोटोज़, ठीक है, प्लस
80 प्रॉफिट का, ठीक है, इसको भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला 6 फोटो के लिए 40 रुपीज़ प्लस एडिशनल 24 फोटोज़ के लिए 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 80 रुपीज़ प्लस 80 रुपीज़ का फ़ायदा, तो ये कितना हो गया ₹200। मतलब अगर वो उसको कितना 30 फोटोज़ को बेचना है तो वो 200 रुपये लेगा और इस 200 रुपये में उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो इतना पड़ेगा और वो उसको 80 रुपीज़ का फ़ायदा भी होगा। यही क्वेश्चन बोला था 80 रुपीज़ का प्रॉफिट भी होना चाहिए, तो इसीलिए 80 रुपीज़ हम लोग जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था सेट 3 का, तो पूरा क्वेश्चन तो बन चुका है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, ये सेट 1 सेट 2 सेट 3 का प्रैक्टिस करिए अच्छे तरह से, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।